नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर, आपके लिए लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। देखिए, देश में ईवी को मिलते पुश के चलते कई बिजनेसेस फल फूल रहे हैं। इन्हीं में से एक है बेंगलुरु का पॉइंटो। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बदलने के इरादे से 2019 में पॉइंटो की शुरुआत हुई थी। आज ये स्टार्टअप देश में बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसिंग का सबसे बेहतर, आसान और भरोसेमंद नेटवर्क तैयार कर रहा है। कंपनी का फोकस है किफायती दाम, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। 2035 तक लिथियम आयन बैटरी का मार्केट साइज करीब 22 बिलियन डॉलर तक होगा और इसमें 3 व्हीलर्स का हिस्सा करीब 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के अनुमान है। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए पॉइंटो आने वाले समय में कितनी तैयारी में जुटा है, तैयारी जानते हैं इस रिपोर्ट से। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति पैशनेट रिकी बिस्वास, देवमाल्या मारेक, निरंजन बागुई और प्रतिमेंद्र नाथ इस चौकड़ी ने 2019 में पॉइंटो की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी ई रिक्शा ड्राइवर्स की बैटरी से होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस कैटेगरी के लिए प्रीमियम लिथियम आयन बैटरियां बनाने से पॉइंटो की शुरुआत हुई। मकसद था इन्हें बेहतर एनर्जी के साथ डेली यूजेज पर ज्यादा एफिशिएंसी वाली बैटरी अफोर्डेबल रेट पर दिलवाना। 2019 में हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन किया था एंड 2019 से हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है उस पर टू डू सम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, एंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर वी वर्कड ऑन द IoT एंड द अदर पार्ट्स की बैटरीज को कैसे हम लोग इजीली एक्सेसिबल कर पाएँ एंड कितना अफोर्डेबल कर पाएँ फॉर द कस्टमर्स with the better energy. So 2019 to 2021 because 2019 में भी कोविड था एंड आफ्टर दैट 22 से हम लोग स्टार्ट किया है इसको मतलब डिप्लॉयमेंट करना। 2022 में बैटरीज की एक्चुअल सेल शुरू हुई, लेकिन लिथियम आयन बैटरियों की कॉस्ट इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि 3 व्हीलर ओनर्स के लिए महंगी बैटरी में निवेश करना आसान नहीं था। लेकिन पॉइंटो की टीम ने इस प्रॉब्लम को ही ढाल बनाकर इसमें अवसर ढूंढा। लिथियम बैटरी को टेस्ट करते थे तो सबको वो पसंद है बिकॉज द गुड चार्ज डेंसिटी एंड ऑल, बट द प्रॉब्लम वाज कि बैटरी का कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। सो वी आर द फर्स्ट कंपनी जो बैटरीज को इंडिया में फर्स्ट लोनेबल प्रोडक्ट बनाया। तो हमने ही बैटरी को फाइनेंसिंग हमने स्टार्ट किया है एंड इंडिया में आज के डेट में बैटरी का फाइनेंसिंग स्टार्ट हो रहा है। सो इनिशियल रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड फ्रॉम द कस्टमर जब उनको लिथियम आयन बैटरीज मिला, क्योंकि पूरा ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया वाज विद द लेड एसिड बैटरी। कोई नया एनर्जी सॉल्यूशंस आ रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी डेंसिटी एंड उसके साथ उसको बैटरी एडोप्ट करने के लिए भी उसको फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं जो हम लोग बैटरी को एज अ लोनेबल प्रोडक्ट बनाए हैं एंड बाकी NBFC को हमने धीरे धीरे अटैच किए। सो रिस्पॉन्स वाज गुड एंड व्हेन वी गिव द सॉल्यूशन फॉर देम एंड द थर्ड वन की हमने उसको सारा कुछ गारंटी दे दिया। बस आप बैटरी लो, बैटरी के साथ आपको सर्विस से लेके अवेलेबिलिटी, आप कहीं पे भी जाओ आपको पॉइंटो का काउंटर्स मिलेंगे। सो उनका जो फियर है वो भी हमने दूर करा दिया। यानी ई रिक्शा लोन पर खरीद रहे कंज्यूमर्स के लिए कंपनी ने बैटरी भी लोन पर दिलवाने की शुरुआत की। फर्नीचर हो या मोबाइल फोन, लोन पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए ग्राहक हमेशा तैयार रहता है, लेकिन NBFCs की तरफ से बैटरी ऑन लोन के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना आसान काम नहीं था। दुनिया में बैटरी के अगेंस्ट पे फाइनेंस होंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए बहुत सारा चीज़ें कवर करना पड़ता है, जैसे थेफ्ट हो गया, फिर हम लोग उसका क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर 2 साल के लिए लोन दे रहे हैं, अगर 2 साल बैटरी नहीं चला तो व्हाट वुड बी द केस, तो उनका EMI फेल हो सकता है। थर्ड वन की अगर कोई बैटरी छोड़ना चाहते हैं तो उसका बाईबैक होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज द सर्विस, क्योंकि इंडिया में पूरा इंडस्ट्री अगर मैं देखूँ ना, इट्स अ लेड एसिड नेटवर्क इज देयर, तो उस पर पूरा सर्विस अगर इंडस्ट्री अगर नहीं है, जो नया केमिस्ट्री है लिथियम, देन ऑल्सो NBFC के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस नहीं मिलेंगे एंड दिस ई रिक्शा ड्राइवर्स
इनका डेली इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द बैटरी। ऐसे नहीं कि हम लोग घर पे जो इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं कि महीने में एक बार यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली वो चार्ज करेंगे, उसका फैमिली इज़ फुल्ली डिपेंडेंट। तो सर्विस एंड डाउन टाइम को हटाना, कितना अप टाइम रख सकते हैं, तो सर्विस इज़ द बिगर इशू फॉर द बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो इसीलिए सारा कुछ सॉल्व करना पड़ा, तब जाके एक फिजिबिलिटी नॉट ओनली द कस्टमर्स के लिए आया है, एनबीएफसी के लिए भी आया है। दैट्स वाई आज के डेट में मोर देन 5 to 6 एनबीएफसीज आर वर्किंग विद अस। साथ ही कंपनी ने लिथियम आयन बैटरीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने पर फोकस रखा। आज पॉइंटो 5 राज्यों में ऑपरेशनल है। 7,000 से ज्यादा बैटरियां इंस्टॉल हो चुकी हैं और कंपनी 9,000 से ज्यादा एक्टिव ईवी कस्टमर्स को सर्विस दे रही है। इतने कम समय में ये स्केल मुमकिन हो पाया सिर्फ कंपनी की बनाई टॉप क्लास बैटरी क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटीज और सर्विसेज के दम पर। अगर कोई कस्टमर्स बैटरीज को परचेस कर रहे हैं हमारे पॉइंटो के थ्रू, वी आर गिविंग द क्वालिटी एश्योरेंस, की क्वालिटी का तो एश्योरेंस है ही, देयर इज नो डाउट। सेकेंड पॉइंट, अगर वो मेरे से बैटरी ले रहे हैं, उसको 48 आवर्स का हम लोग सर्विस गारंटी दे रहे हैं, जो आज के डेट में हम लोग 24 आवर्स में लेके आ रहे हैं, कि उसको कोई हेडेक नहीं हो कहाँ से लिया है, उसको बस कॉल पे बुक करो या फिर ऐप पे बुक करो, इमीडिएटली कस्टमर विल कम, हमारा सर्विस टीम विल रीच द कस्टमर, तो उसको इमीडिएटली सर्विस मिल जाएंगे। थर्ड वन इज़ द फाइनेंस। अगर कोई आया उसके पास कैश नहीं है बैटरी लेने के लिए, सो हम लोगों के साथ 3 से 4 एनबीएफसी तो प्रेजेंटली है और एनबीएफसी जुड़ रहे हैं, तो उनका जो एज पर सिविल एनबीएफसी आ जाते हैं कि नहीं मुझे लोन करना है इस कस्टमर के लिए, तो उसको इमीडिएटली 10 मिनट्स में उसको लोन मिल जाते हैं, सो द लोन भी मिल जाते हैं। सो टोटल अगर मैं देखूँ ना, सो हम लोग सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज के लिए टोटल वैल्यू चेन और इकोसिस्टम, एंड टू एंड इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो ये ट्रांजिशन है इंडिया का लेड एसिड टू लिथियम, सो हम लोग उस ट्रांजिशन को सपोर्ट कर पाएँ एंड वी कैन क्रिएट द मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन एंड वी कैन टेक द मार्केट। बैटरी मार्केट में हो रहे रोजाना के इनोवेशन के चलते अपने ग्राहकों को बांधे रखने के लिए बैटरी हेल्थ, आफ्टर सेल सर्विसेज की और भी कंपनी खास ध्यान देती है। सो फर्स्ट थिंग कि जो भी बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, कोई भी बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल करनी है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग से आपको कंट्रोल करना है एंड उस पे बैटरीज पे जितना भी कंपोनेंट्स लेवल पे यूज़ होते हैं, तो उस चीज़ को पहले हम लोग कंट्रोल करते हैं। हम लोग हर टाइप का सेल्स एंड हर टाइप का मटेरियल्स हम लोग यूज़ नहीं करते, तो पॉइंटो के थ्रू जो भी बैटरीज आते हैं तो उस पर सारे स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ लाइक जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैटरीज के थ्रू, तो हर लेवल पे बैटरीज का चेकिंग होते हैं कि आपका OEM से लेके निकलने के बाद जब कस्टमर के पास जाते हैं उसके पहले सारा कुछ चेकिंग्स होता है। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ टेक्नोलॉजी लेयर। टेक्नोलॉजी लेयर कैसे है कि बैटरी में एक IoT है जहाँ से 82 पॉइंट डेटाबेस कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड्स हमारे पास आ रहा है। सो जब भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से निकालते हैं तो वहाँ से हम लोगों का बैटरी का एक DNA रिपोर्ट क्रिएट होना चालू होता है कि इस बैटरी कैसे कैसे जर्नी फेस कर रहे हैं और इसका डिग्रेडेशंस कैसे हो रहा है, इसका परफॉर्मेंस इश्यूज कैसे हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली क्या ना एक AI मॉड्यूल बिल्ड कर रहा है कि कोई भी डिस्चार्ज पैटर्न या चार्जिंग पैटर्न है, अगर उसके लिए इस बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चाहे ये बैटरी ज़्यादा दिन चलने वाला है या नहीं है, या फिर ये बैटरी में जल्दी प्रॉब्लम्स आने वाला है, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी लेयर जो हम लोग बैकएंड पे उसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेक्नोलॉजी लेयर, जो हम लोग एवरी सेकेंड उस बैटरी जितना दिन उसका लाइफ है उसको एवरी सेकेंड जैसे ट्रैक कर रहे हैं एंड जैसे DNA रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं बैटरीज का, दिस आर द 3 वेज कि हम लोग पूरा बैटरी का क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। आज के डेट में जो फाइनेंस भी कर रहे हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर वो हमारे साथ अगर बैटरी को फाइनेंस करेंगे तो एक तो बैटरी का क्वालिटी लेके वो निश्चिंत है एंड सर्विस लेके भी वो निश्चिंत है। पॉइंटो में 5.3 किलोवाट कैपेसिटी से बैटरीज की रेंज शुरू होती है जिसकी कीमत 50,000 है और इस पर कंपनी 3 साल की वारंटी और 5 साल तक की सर्विसिंग ऑफर करती है। अब तक कंपनी पैसेंजर व्हीकल के लिए बैटरी सॉल्यूशंस मुहैया कर रही थी, अब कार्गो और ग्रिड एनर्जी के सेगमेंट में उतरने का प्लान बना रही है। पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंपनी ने हासिल कर लिया है। सो लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 30 करोड़ एंड 30 करोड़ में हम लोग ऑलमोस्ट 4% हम लोगों ने पैड बनाए, सो प्रॉफिट बनाए एंड दिस ईयर हम लोग
ऑलमोस्ट कुछ 3 to 4x हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ग्रोथ करने का ऑन द रेवेन्यू साइड। 4 से 5 साल में आईपीओ लाने के बड़े टारगेट को लेकर कंपनी काम कर रही है। इस बीच जिन 5 राज्यों में कंपनी कदम रख चुकी है, वहां पकड़ मजबूत करते हुए नए राज्यों में एंट्री लेते जाना है। इसके लिए डीलरशिप या फ्रेंचाइजी का ऑप्शन भी टटोलने के लिए कंपनी तैयार है। प्रीमियम लिथियम आयन बैटरियों के इर्द गिर्द पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हुए पॉइंटो भारत के क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बड़ी ताकत बन गई है। कल्पिता पारकर, आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। क्रूज हॉलिडे को लेकर इंडियन ट्रैवलर्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए इनटू क्रूजेस लेकर आए हैं आपके लिए एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलती है एक्सक्लूसिव डील्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और एंड टू एंड ट्रैवल असिस्टेंस, ताकि आपकी क्रूज जर्नी हो सके बिल्कुल हैसल फ्री। इनटू क्रूजेस एशिया का पहला क्रूज OTA प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवलर्स के लिए क्रूज हॉलिडे का डेफिनेशन बदल रहा है। कैसे इनटू क्रूजेस कंज्यूमर का क्रूज हॉलिडे एक्सपीरियंस बदल रहा है, जानते हैं को फाउंडर एंड CMO आकांक्षा अग्रवाल से। हाय आकांक्षा, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि इनटू क्रूजेस की शुरुआत कैसे हुई और आपके दिमाग में क्रूज बेस्ड प्लेटफॉर्म लाने का ख्याल कहाँ से आया? मैं और मेरे जो को फाउंडर्स हैं, हम सब आते हैं क्रूज इंडस्ट्री से। हमने कई साल अपने क्रूज इंडस्ट्री में काम किया है, तो हमने ये चीज बहुत नजदीकी से देखी थी कि अभी के जितने भी क्रूज प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्रूजेस को एक एड ऑन कैटेगरी की तरह ट्रीट किया गया है। बल्कि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रूज की तरफ दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है कंज्यूमर्स की, मगर ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कस्टमर्स आकर के अपना मन पसंदीदा क्रूज चूज कर सके और ऑनलाइन सारा चीजें उसके ऊपर देख सके। तो ये एक गैप हमें दिखा था जिसपे हमें लगा हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर क्रूज और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी उसके अंदर रुचि काफी ज्यादा बढ़ी हुई है इस समय। तो उसके लिए हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो कि सारी मिला करके लाते हैं 50,000 से भी ज्यादा सेलिंग्स। आप ऑनलाइन उनका इन्वेंट्री देख सकते हैं, लाइव प्राइसिंग देख सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाकर के ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ओके आकांक्षा, सवाल मेरा इसी पे था। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें आप, तो 2019 में आपने सिंगापुर से शुरुआत किया, फिर 2024 में आप इंडिया को केटर कर रही हैं। क्रूज टूरिज्म भारत में अभी भी आप देखें तो काफ़ी नीश है। अगर USA, यूरोप से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रही हैं। साथ ही प्राइस सेंसिटिव देश है इंडिया, इसमें कोई चैलेंजेस नज़र नहीं आए आपको? मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। हमने सिंगापुर में शुरुआत करी थी 2022 में, और इस साल की शुरुआत में हमने इंडिया के अंदर शुरुआत करी है। तो आपने सही कहा, यहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी है। और अगर हम US को देखेंगे या यूरोप को भी देखेंगे उस मैटर में, तो इंडिया अभी उतना तेजी में नहीं है क्रूज के अंदर। और वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के अंदर क्रूज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। US, यूरोप, क्रूज वहां से चलते हैं, इसलिए वहां पर लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आप फ्राइडे को क्रूज पे चले और आप मंडे मॉर्निंग क्रूज से उतर के अपना आपने वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हॉलिडे का, वीकेंड गेट अवे का। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको उसके लिए नजदीकी जो है एशिया के अंदर सिंगापुर जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, आपको वहां रुकना भी पड़ेगा। अब आप सिंगापुर गए हैं तो आप 2 रात वहां घूमना भी चाहेंगे, तो पूरा मिला करके 7 रातों तक का एक सफर बन जाता है। तो इसलिए उतना ज्यादा रुझान नहीं है। अगर अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, क्रूज टर्मिनल हमें पता है, बॉम्बे का क्रूज टर्मिनल कितनी तेजी से डेवलप हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, फिर वापस से चेन्नई, कोची वगैरह की तरफ पर वो सारे काम चल रहे हैं। तो जैसे ही एक बार ये सारे काम हो जाएंगे तो ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर्स इंडिया के अंदर भी डिप्लॉय हो जाएंगी। तो इंडियंस को भी वही चीज, वही सुविधाएं विद इन इंडिया मिलेगा, तो उनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से अगले 5 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूज टूरिज्म के लिए। अब रही प्राइस सेंसिटिविटी की बात,
तो हाँ, पूरे एशिया के अंदर वो है, केवल इंडिया ही नहीं है कि सबको जहाँ सस्ता मिलेगा। तो अगर आप बीच में बाकी के प्रोवाइडर्स हटा देते हैं और आप डायरेक्टली अगर इन्वेंटरी लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, कस्टमर्स को भी आप बेनिफिट दे पा रहे हैं कॉस्ट के अंदर, एक तो। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हम पैकेजेस बनाते हैं क्रूज के अराउंड। तो अब पहले क्या होता था ना कि आपने क्रूज जाना है, सिंगापुर से लेना है, तो आप फ्लाइट कहीं से ले रहे हैं, होटल आप कहीं और जाकर बुक कर रहे हैं, वीजा किसी और से ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक पैकेज क्यूरेट कर लेंगे, आपको एक ही जगह से सब कुछ मिलेगा, तो आपको एक बार्गेन डील मिल जाती है उसके अंदर। वो होता है ना, बाय मोर सेल मोर टाइप्स वाला। तो जब आपने सब क्लब कर लिया, तो ज्यादा आपका उसके अंदर बेनिफिट दिखाई देता है आपको। प्लस हम उसके लिए एक और चीज और करते हैं कि जब हॉस्पिटैलिटी के अंदर सबको पता है डायनामिक प्राइसिंग होती है, आज का प्राइस कुछ और है, इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई, ज्यादा डिमांड में है, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही थोड़ा सा इन्वेंट्री प्री परचेज करके रखते हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को वो बेनिफिट दे पाए कि वो आगे आने वाले समय पर वो बढ़े नहीं प्राइसिंग उसका, और वो स्टैटिक रहे। तो ये सारी कुछ चीजें हमने ध्यान में रख करके अपने कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट लेवल है, उनका जो बाइंग बिहेवियर है, पैटर्न है, उन सबको देख करके ये 2-3 चीजें हमने करी है, जिससे उनको बेनिफिट मिल पाए। काफ़ी चीज़ें आपने एड्रेस की। प्राइस सेंसिटिविटी एक बड़ा मुद्दा है, उसको आपने अच्छे से कैटर किया। आकांक्षा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इंटरनेशनली तो आप एक्टिव है, लेकिन इंडिया में कैसे आप क्रूज़ का एक्सपेंशन कर रही हैं? अगर बॉम्बे से कोची जाना हो तो क्या कोई थीम बेस्ड चीज़ें भी लेकर आ रही हैं आप? यहाँ पे कोई प्रोग्राम है क्या आपका? अभी क्या है कि इंडियंस को काफी एक्सपीरियंशियल ट्रैवल पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि वो, अगर आप देख रहे हैं, तो वो कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कुछ अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो सबको ध्यान में रख करके हम क्रूज के ऊपर वो सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। अब अगर सिंगापुर में कोई मोटो जीपी हो रहा है, तो उसके लिए हम एक आइटनरी प्रिपेयर करते हैं कि आप चाहिए वहां पर आप उस मोटोजीपी का भी लुत्फ उठाइए, साथ में आप क्रूज भी करिए। ऐसे ही हमारे को एक सेलिंग है सिंगापुर पर, जहां पर हमने हरीन सुखमनी, एक बहुत फेमस हमारे पंजाबी फोक फेयर आर्टिस्ट है, उनका लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है। प्लस वहाँ गरबा नाइट है। प्लस वहां पर हमने पूरा ही लाइव बुफे दिया हुआ है कस्टमर्स को, अबाउट लाइव काउंटर्स के साथ में इंडियन खाने का। हम भारतीयों को जहाँ भी जाएंगे, अपना भारतीय खाना बहुत पसंद आता है, तो इस भी हमने वहां पे केटर कराई। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस फोकस्ड भी आपका थीम रहता है। आकांक्षा, मेरे पहले सवाल पर आपने जवाब दिया। 2022 में आपने सिंगापुर में शुरुआत की थी, स्पेशली अब कोविड के बाद देखें तो आपने क्रूज टूरिज्म को जाना समझा और इस पर फिर काम किया। अब कोविड के बाद ये ट्रैवल इंडस्ट्री किस तरीके से बदली है, आंकड़े तो हमारे सबके सामने हैं, लेकिन क्रूज स्पेशली कैसे बदला है आफ्टर कोविड, और यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आगे आप, हालांकि आपने जिक्र किया 5 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप, लेकिन किस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं आप? अगर हम केवल इसमें देखें कि अभी ठीक है, हमारा आउटबाउंड तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भारत का जो आउटबाउंड टूरिज्म है, मगर उसकी केवल 1% जो कि 4.71 लाख है, उतने ही हमारे क्रूजर्स हैं। और वो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर आप देखें कि जो रुझान आ रहे हैं, जो रुचि आ रही है, वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि अभी पहले क्या होता था, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूं, थोड़ा ट्रेंड्स के ऊपर अगर मैं आपका ध्यान लेकर के जाऊं, तो उसमें क्या होता था ना कि कस्टमर्स पहले सोचते थे, अच्छा मुझे सिंगापुर जाना है तो मैं एक 2 रातों का क्रूज भी एड ऑन कर लेता हूँ, या चलो मैं यूरोप तो जा ही रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास समय है तो मैं एक क्रूज एड ऑन कर लेता हूँ। क्या हो गया है कि मुझे यूरोप एक क्रूज के लिए ही जाना है, तो वो पहले एक क्रूज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि मेरे पास 2 रातें बची है, तो चलो मैं और क्या देख सकता हूँ, या जहाँ पे क्रूज शिप रुक रही है मैं वहां पर क्या क्या घूम करके आ सकता हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया कि अब वो अपना सारा आइटनरी सब कुछ प्लानिंग क्रूज के इर्द गिर्द करते हैं, ना कि एज एन एड ऑन ऑफ द क्रूज। क्रूज की पॉपुलैरिटी ज्यादा, आकांक्षा आप कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। इसी पर सवाल मेरा ये था कि मैं आंकड़े देख रहे थे, आप 25 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रूज के साथ आपने पार्टनरशिप की है, तो पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के मोर्चों पर आगे की प्लानिंग क्या है आपकी अभी फिलहाल?
हम और इसके अंदर अपने क्रूज प्लान्स इंक्रीज करेंगे, तो जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ में हम फ्लाइट्स के साथ भी काम कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को एक फ्लाई क्रूज जैसा पैकेज दे पाएं, जो कि उनको क्रूज और फ्लाइट का साथ में एक कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स मिल पाए उनको। दूसरा है लैंड प्लस क्रूज पैकेजेस के ऊपर हम काम करेंगे। जब क्रूज जाता है 7 रातों के लिए, तो वो 5 रातें कहीं ना कहीं रुकता है। तो वहां पर वो क्या एक्सकर्जन्स कर सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, जहां से क्रूज चालू हो रहा है और या फिर खत्म हो रहा है, वहां पर वो 2 रातें बिता करके वो कैसे पूरा एक आनंद उठा सकते हैं, वो चीज हो गई। तो इन सब के ऊपर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो इंटीग्रेशन है होटल्स और फ्लाइट्स, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा ऑफलाइन है, मगर हमारा टेक टीम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये भी ऑनलाइन आ जाएगा और कस्टमर्स फिर पूरा हॉलिडे खुद से बुक कर पाएंगे। कब काफ़ी हैसल फ्री है आकांक्षा। अच्छा आकांक्षा, ये बताइए, थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। अभी रेवेन्यू के मोर्चे पर इनटू क्रूजेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी है क्या अभी है आपकी कंपनी में? अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने सिंगापुर में 2022 में चालू किया था, तो वहाँ पे 40% हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट चल रहा है। इंडिया में हालांकि अभी हम बहुत ही नए हैं, क्योंकि हमने इसको 2025 की शुरुआत में चालू किया था, मगर आगे आने वाले समय में हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 3 साल के अंदर हमारा जो ग्रॉस सेल वैल्यू है वो 600 करोड़ का होगा, इंडिया इंडिया का अकेले में अगर मैं बात करूं, और हमारा ग्रुप लेवल का 1000 करोड़ का होगा। तो इतना अग्रेसिव टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो लोगों के जो इंटरेस्ट लेवल्स है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, वो साफ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेरीज जितने आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा डेटा एनालिटिक्स कह रहा है कि कस्टमर्स। काफ़ी अग्रेसिव है अपने टारगेट्स को लेकर, तो सवाल मेरा यही था कि आपने कोई इंटरनेशनली फंड रेज किया है क्या इसको अचीव करने के लिए? अगर हाँ, तो इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा था इसको लेकर, आपके विजन को लेकर? जी, हमने ज़रूर फंड रेज़ किया है। वो हमारे इंडस्ट्री के ही एक है हमारे मेंटोर, उनके थ्रू है। वो भी इसी क्रूज़ इंडस्ट्री में है, तो उनको भी पता है कि ये क्रूज़ इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। वो ही इज़ क्लोज़ली अलाइन्ड विद आवर विज़न, तो उन्होंने हमको बैकिंग दी है, जो कि ना केवल एक फाइनेंशियली हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, बट स्ट्रैटेजिकली भी हमें उनका गाइडेंस मिलता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है काम करने के लिए। ओके, अब स्टार्टिंग में जब आप ये शुरुआत कर रही थी आकांक्षा, तो क्या चैलेंजेस दिखे थे आपको जो अब शायद फिलहाल फेड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल इस पूरी स्पेस में आपको क्या नजर आता है? जब हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम इतने क्रूज लाइंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर के आए। हर एक का बैकएंड अलग है, तो वो एक फुल स्टैक कैसे बना करके दे कस्टमर्स के लिए, वो एक चीज का चैलेंज था, जो कि अब काफी हद तक हमारा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका है। रह गई उसको फाइन ट्यूनिंग की बात, जो हम कर रहे हैं, जो धीरे आहिस्ते इवॉल्व होता चला जाएगा। तो चैलेंजेस अब तो आज सच नहीं है कुछ भी, जो भी है अब वो बस ये है कि हमको अपने विजन को ध्यान में रखकर उसको फुलफिल करना है। फ्लाइट, होटल, वीजास, इन सब के एपीआई इंटीग्रेशंस लगाने हैं अपनी सिस्टम्स के ऊपर, और एक कंप्लीट एआई जनरेटेड रिकमेंडेशन इंजन के साथ काम करना है। ओके, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी दिक्कतें सुलझ जाती हैं, तो इंटू क्रूजेस काफ़ी इस पर काम कर रहा है हैसल फ्री आपका एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।